जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज IQ में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो कि बल, मापन और ऊष्मा से संबंधित क्वेश्चन हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान से आप सभी इनको सुनिएगा, समझिएगा और नोट कर लेना। PDF चाहिए हो तो आप लिंक में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके PDF भी ले सकते हैं, जो कि आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है? भूकंप मापी यंत्र का क्या नाम है? यह फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र का नाम है। आपने रिएक्टर स्केल भी सुना होगा। तो भूकंप मापी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। जो भूकंप मापी है सीस्मोग्राफ, यह इन सभी में प्रयोग किया जाता है। जो रिएक्टर स्केल है वह एक लघु गणितीय पैमाना है जो 0 से 10 तक के बीच संख्यांक के माध्यम से भूकंप की तीव्रता अथवा परिमाण प्रदर्शित करता है। इस पैमाने पर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण प्रदर्शित करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रडार उपयोग में आता है। रडार इसके उपयोग में आता है, तो इसका आंसर है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में काम में आता है। किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली क्या है? रडार। इसमें रेडियो तरंगों के प्रयोग से किसी वस्तु को उसकी उपस्थिति, उसकी दिशा, गति आदि ज्ञात की जाती है। रडार का प्रयोग वायुयानों, जहाज़ों, निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों आदि की स्थिति का भी पता लगाने के लिए किया जाता है। आपको यह क्वेश्चन दूसरी तरीक़ा से भी पूछा जा सकता है। एक तो ये हो गया कि रडार उपयोग में आता है तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। दूसरी तरह से क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली क्या है, या किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप उसका आंसर देंगे रडार का या रेडियो तरंगों का, रेडियो वेव्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो सागरों में वस्तुएं डूब जाती हैं उनका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सोनार यंत्र। एक सोनार नाम का यंत्र होता है, उसका प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं जैसे कि पनडुब्बी, हिमखंड, इन सब का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सोनार यंत्र का। इस प्रणाली का प्रयोग इसलिए इसमें किया जाता है क्योंकि इसमें जो पराश्रव्य तरंगों के द्वारा जो वस्तु की स्थिति होती है उसका पता लगाया जाता है। इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इन्हें पतले किरणपुंज के रूप में अत्यधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। इसलिए यह उस वस्तु का पता लगाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका जो प्रकाशपुंज होता है वह बहुत ही पतला होता है और इन्हें काफ़ी गहराई तक समुद्र के अंदर भेजा जा सकता है। इसलिए इस वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए इस सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका आपको मालूम ही होगा, वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, और दूसरे शब्दों में से जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। कहीं कहीं जूल प्रति सेकंड लिखा हो तो उसमें जूल प्रति सेकंड भी कहेंगे, क्योंकि जो काम करने की दर होती है उसे शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, और शक्ति को जूल प्रति सेकंड अथवा वॉट में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, तारों के मध्य की दूरियां मापने का मात्रक क्या होता है? तारों की जो मध्य की बीच की दूरियां मापी जाती हैं वह किस यंत्र द्वारा मापी जाती हैं? तो इसका आंसर है पारसेक द्वारा। पारसेक जो है वह दूरी की इकाई है जो सौरमंडल के बाहर स्थित खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है, यानी कि तारों की दूरी मापने में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा 3.25 प्रकाश वर्ष। इसका आंसर है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है।
आंसर में हम 3.25 प्रकाश वर्ष लिख देते हैं और इसका जो होता है मापन का वो बराबर वह होता है 1 पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। लिखने के लिए हम इसे लिख देते हैं 3.25 प्रकाश वर्ष और डिटेल्स में निकालेंगे तो इसका कितना निकलता है 1 पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। इसके बाद क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो इसका आंसर है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। जो हॉर्स पावर है वह मापन की एक इकाई है जो कि शक्ति मापने की इकाई है। अश्वशक्ति भी कहा जाता है जिसे। अश्वशक्ति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेम्स वाट द्वारा किया गया था जब वाष्प इंजनों और बोझ ढोने वाले घोड़ों के बीच में तुलना की गई थी। तब उस समय जेम्स वाट ने हॉर्स पावर का प्रयोग किया था इंजनों की ताकत के लिए, उनकी शक्ति के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बल का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, यह सभी को पता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? जो 1 माइक्रोन होता है वह कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। यहाँ दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जो बल का मात्रक है जो न्यूटन होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन में न्यूटन ना दिया हो तो उसकी जगह पे आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया होगा, जो कि उस समय सही होगा। यदि दोनों ऑप्शन नहीं दिए होंगे, या तो एक न्यूटन ऑप्शन दिया होगा और 3 अलग होंगे, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया होगा और बाकी के 3 अलग होंगे, 2 साथ में नहीं आ सकते। तो यदि इसमें न्यूटन हो तो आप न्यूटन पे टिक करिएगा और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो उस पर टिक करिएगा। इसके बाद 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। इनका प्रयोग अवरक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य, जैविक कोशिकाओं, जीवाणुओं तथा रेशों का आकार मापने में किया जाता है। इनका प्रयोग 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है, जिसे हम 1/1000 मिलीमीटर भी लिख देते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? जो पाइरोमीटर है वह किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है उच्च ताप। हमें जब भी उच्च ताप नापना हो किसी वस्तु का तो हम उसमें पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पाइरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमान की माप कर सकते हैं हम। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन्हें स्पर्श करना हो तथा उस तक पहुंचना संभव ना हो, उसके लिए पाइरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है उनके ताप को मापने के लिए। और यह 2 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि यह 2 प्रकार के होते हैं। एक विकिरण उत्तापमापी होता है और एक प्रकाशीय उत्तापमापी होता है। जो विकिरण उत्तापमापी है इनमें गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की माप करके वस्तु का तापमान ज्ञात किया जाता है, और जो प्रकाशीय उत्तापमापी है इसके द्वारा गर्म वस्तु की चमक के आधार पर उसका ताप ज्ञात किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, तो इसका आंसर है प्रतिक्रिया के द्वारा। जो न्यूटन के गति के नियम थे उसमें उनका जो तीसरा नियम था उसमें वह बताते हैं कि सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जो भी अपन क्रिया करते हैं तो उसकी समान एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति चट्टान पर या किसी कठोर वस्तु पर प्रहार करता है तो उस वस्तु द्वारा भी उसी परिमाण में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति उन वस्तुओं पर या चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया प्रतिक्रिया के द्वारा वह चोटिल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक समान गति के साथ एक वस्तु, आंसर है त्वरित हो सकती है। एक समान गति के साथ
एक वस्तु त्वरित हो सकती है, क्योंकि यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा। एक समान गति के साथ कोई पिंड या वस्तु त्वरित हो सकती है, जिसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर है अपकेंद्रीय बल। जो कपड़ा सुखाने की मशीन है वह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। और जो दूध से मक्खन निकालने की मशीन होती है, जिससे दूध से मक्खन निकाला जाता है जिस मशीन के द्वारा, वह मशीन भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। क्योंकि किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर जो लगने वाला अपकेंद्रीय बल एक काल्पनिक और आभासी बल होता है, इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। और इसी सिद्धांत पर यह कपड़ा सुखाने की मशीन और मक्खन निकालने की मशीन काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है जड़त्व से। जो न्यूटन की गति का पहला नियम था वह जड़त्व से संबंधित है। इस नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथास्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। न्यूटन के गति विषयक नियम में न्यूटन का कहना था उनके पहले नियम में कि जब तक वह वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। यानी कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास ना किया जाए। जैसे मान लीजिए हम चारा मशीन चला रहे हैं और चारा मशीन को चलाने के बाद छोड़ दें तो वो मशीन उस स्थिति में चलती रहेगी जब तक कि हमारे जो हमने उस पर बल लगाया है उस बल के अनुसार वह उतने समय तक चलती रहेगी जब तक कि हम उस पर बल लगाकर दोबारा उसे ना चलाएं, या फिर वह विराम अवस्था में है तो उस पर हम बल लगा के उसे फिर से चलाएंगे। यानी कोई भी वस्तु यदि वह चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि हम उसमें कोई बल ना लगाएं। चलती हुई वस्तु पर भी बल लगाएंगे तो उसकी स्थिति को कम या ज़्यादा कर पाएंगे। यदि विराम अवस्था में कोई वस्तु है तो उस पर भी बल लगाएंगे तो उसे हम गति दे पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? जो साइकिल चालक है वृत्तीय गति में वह साइकिल चला रहा है तो वह किस ओर झुके जिससे कि उसका संतुलन साइकिल पर बना रहे? तो इसका आंसर है केंद्र की ओर। क्योंकि जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को पृथ्वी के केंद्र की ओर झुकना पड़ता है जिससे वह स्थिर बना रहे। वहाँ से उसे अभिकेंद्रीय बल मिलेगा और फिर वह साइकिल पर स्थिर बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट है जो वह रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम। यह सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। इसी कारण नीचे की ओर गतिशील गैस रॉकेट को ऊपर की दिशा में धक्का प्रदान करती है और रॉकेट से निकलने वाली गैसों के कारण जो रॉकेट का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है, जिससे रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वेग व त्वरण प्राप्त होता है। इसीलिए जो रॉकेट है वह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो इसका सिंपल आंसर है कि नाव के भार के बराबर। कोई भी नाव है पानी में चल रही है तो वह जब तक नहीं डूबेगी जब तक कि उस नाव ने जितना जल विस्थापित किया है उस जल का भार नाव के भार के बराबर नहीं हो जाए। यदि जो विस्थापित जल का भार नाव के भार के बराबर होगा तो नाव नहीं डूबेगी। क्योंकि किसी भी तरल में नाव तैरती है तो उस पर उस तरल द्वारा ऊपर की ओर
उत्प्लावन बल लगाया जाता है। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत था, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु तैर रही है तो इसका अर्थ है कि वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल का भार वस्तु के भार के बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमज़ोर बल कौन सा होता है? तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। जो हमारी पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह सभी मूल आधारीय बलों में से सबसे कमज़ोर बल होता है। प्रकृति में 4 मौलिक या यह कह सकते हैं कि संपर्क बल पाए जाते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल। और नाभिकीय बल 2 तरीके के पाए जाते हैं, एक प्रबल नाभिकीय बल बोल देते हैं और दूसरा दुर्बल नाभिकीय बल होता है। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह सबसे कमज़ोर बल होता है, परंतु इसका जो परास होती है वह अनंत होती है। और जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है वह दूसरा सबसे कमज़ोर बल होता है, परंतु इसकी परास कम होती है। गुरुत्वाकर्षण बल भी कमज़ोर होता है लेकिन इसकी परास अनंत होती है। और दुर्बल नाभिकीय बल है यह भी कमज़ोर होता है लेकिन इसकी परास कम होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की परास अनंत होती है और दुर्बल नाभिकीय बल की परास कम होती है। और जो विद्युत चुंबकीय बल होता है यह शक्तिशाली बल होता है किंतु अनंत परास वाला होता है। और जो प्रबल नाभिकीय बल होता है यह सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, सबसे शक्तिशाली होता है प्रबल नाभिकीय बल। यह सर्वाधिक शक्तिशाली होता है परंतु कम परास वाला होता है। इसके बाद 19 क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? इसको ध्यान से समझेंगे कि वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में, अपना एक सर्कल पूरा करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 0। औसत वेग इसका क्या होगा? 0। क्योंकि जब भी वृत्तीय गति में औसत वेग एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने के लिए 0 होगा, क्योंकि वृत्तीय गति में जो विस्थापन होता है वह 0 होता है। वृत्तीय गति में जो विस्थापन होता है वह 0 होता है, इसलिए वृत्तीय गति में औसत वेग एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने के लिए 0 होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रक्षेप्य का पथ क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रक्षेप्य का पथ क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है प्रक्षेप्य वक्र। जो प्रक्षेप्य का पथ है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है प्रक्षेप्य वक्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? जो रेल की गति है वह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? इसमें ऊपर प्रक्षेप वक्र आपको यदि समझ में ना आया हो तो जो प्रक्षेप वक्र है वह एक प्रक्षेप वस्तु वह है जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। किसी भी बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी कि अंतरिक्ष में फेंका जाता है। तो प्रक्षेप गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है जिसे प्रक्षेप वक्र कहते हैं। हम कोई भी वस्तु है जिसे हम बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकें यानी कि अंतरिक्ष की ओर फेंकें तो उसमें जो प्रक्षेप गुरुत्वीय त्वरण है इसके अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्रपथ गति करता है, उसी से प्रक्षेप वक्र कहते हैं। जो वक्रपथ है उसी वक्रपथ को हम प्रक्षेप वक्र कहते हैं। इसके बाद रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो इसका आंसर है रूपांतरित गति का। रेल की गति जो है वह रूपांतरित गति का उदाहरण है, क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं। आपने देखा हो कि जो रेल होती है उसमें जितनी भी बोगियां जुड़ी होती हैं और जो इंजन होता है वह सभी एक साथ चलती हैं और जो समान दिशा में चलते हैं और समान समय में एक ही समान वेग से समान दूरी भी तय करते हैं। तो यह रूपांतर गति हो जाती है।
रूपांतरित गति दो प्रकार की होती है, एक सरल रेखीय गति और एक वक्रीय गति। जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं, और जब गतिमान वस्तु एक वक्रीय रेखा में गति करती है तो उसे वक्रीय गति कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो उसका वेग परिवर्तित होता रहता है। इसका आंसर होगा तो उसका वेग परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति से गतिशील वस्तु की गति अपरिवर्तित रहती है। जो एक समान वृत्तीय गति होती है उससे गतिशील वस्तु की गति अपरिवर्तित रहती है, परंतु उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है, इसलिए वस्तु के वेग में परिवर्तन होता रहता है और उसका जो त्वरण होता है वह शून्य रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, यदि तोप से एक गोला दागा जाए तो गोले की गति कौन सी गति होगी? तो इसका आंसर प्रक्षेप गति। जो अभी ऊपर समझाया था उसमें था प्रक्षेप वक्र, और इसमें आया है आंसर में प्रक्षेप गति। यदि तोप से एक गोला दागा जाए तो गोले की गति कौन सी गति होगी? प्रक्षेप गति। क्योंकि तोप की जो प्रक्षेप गति का उदाहरण इसलिए है यह क्योंकि प्रक्षेप गति में जो वस्तु परवलयाकार पथ का अनुगमन करती है, यानी कि अनुसरण करती है उसका, और जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए, पृथ्वी के तल से एक कोण बनाते हुए वह गति करता है, जिससे एक परवलयाकार पथ बन जाता है। उसी परवलयाकार पथ को या वक्र पथ को हम प्रक्षेप गति कहते हैं, इसीलिए तोप का जो गोला है वह प्रक्षेप गति होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव समान परिमाण वाले होते हैं। जो अभी बताया था कि न्यूटन ने बताया था कि किसी भी चीज़ पर यदि हम मजबूत चीज़ पर आघात करेंगे, चट्टान पर, पत्थर पर, तो उसका जो प्रतिक्रिया परिमाण होगा वह भी उसके समान होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का जो कार्य होता है किस सिद्धांत है किसका? तो अपकेंद्रण बल का। यह अपकेंद्रण का सिद्धांत है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, किंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है वह अपकेंद्रीय बल कहलाती है। इसीलिए वॉशिंग मशीन जो हमने बताया था, वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों? जो घड़ियाँ होती हैं लोलक घड़ियाँ वह गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, धीमी चलने लगती हैं? इसका कारण क्या होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो यह किस कारण होता है? गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त पड़ जाती हैं, यानी कि स्लो हो जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है, यानी कि पृथ्वी से यदि हम कोई वस्तु को किस वेग से फेंकें कि वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाए, वही पलायन वेग होता है। तो पलायन वेग है तो इसका आंसर है 11.2 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि यदि हम किसी भी वस्तु को इतनी रफ्तार से फेंकें कि वह 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में रफ्तार तय करे, तो वो वस्तु हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर निकल जाएगी, यानी कि फिर वह नीचे नहीं आएगी। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक होता है तो शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। जब हमारा पसीना होता है वह मानव शरीर का ताप नियंत्रित रखने में मुख्य रूप से उपयोगी होता है, क्योंकि शरीर से निकलने वाला पसीना दो प्रकार से शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जब यह जल बिंदुओं के रूप में शरीर पर होता है
तो गीलेपन के कारण त्वचा को ठंडक का अनुभव होता है, तथा जब यह शरीर से वाष्पित होता है तो शरीर से कुछ ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिससे शरीर का तापमान कम रहता है, यह शरीर को ठंडक देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर है क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। जब भी हम पानी में नमक मिलाएंगे तो जो प्रक्रिया होगी उससे क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा, क्योंकि जब जल में नमक मिलाया जाता है, सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, तो यह धनावेशित सोडियम आयनों तथा ऋणावेशित क्लोरीन आयनों में टूट जाता है। जब जल में जब नमक मिलाया जाता है तो यह ऋणावेशित क्लोरीन आयनों में टूट जाता है। तो प्रत्येक जल अणु एक द्विध्रुवीय होता है, यानी कि डिपोल। द्विध्रुवीय मतलब डिपोल। जो प्रत्येक जल अणु होता है वह एक द्विध्रुवीय होता है, जिसमें एक ओर ऑक्सीजन तथा दूसरी ओर हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। सोडियम आयन ऑक्सीजन के साथ तथा क्लोरीन आयन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर समान हाइड्रोजन बंध से अधिक शक्तिशाली आयन द्विध्रुव बंध का निर्माण करता है। इसीलिए इन जल के अणुओं को वाष्प में बदलने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। उसके विपरीत नमक जल के बर्फ में बदलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे कि जल का हिमांक लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा फ़ारेनहाइट में? 32 पॉइंट फ़ारेनहाइट। इससे नीचे चला जाता है, इसलिए उसका क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है कि परम शून्य ताप क्या होता है? तो इसका आंसर है सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान को हम परम शून्य ताप कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे अगले वीडियो में। इसमें जो आपको परम शून्य ताप का बताया था क्वेश्चन, इसका याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे कई तरीक़ा से पूछा जाता है। एक तो हो गया परम शून्य ताप क्या है, तो इसका सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान, क्योंकि जो परम शून्य ताप होता है वह सैद्धांतिक रूप से 0 डिग्री केल्विन यानी अथवा -273.15 डिग्री सेल्सियस अथवा -57.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसमें इनके मान भी पूछे जा सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा कि परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेल्सियस या -57.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।